ओके, गुड मॉर्निंग वंस अगेन बच्चा लोग। तो चलो बेटा हम सेटिंग अप के आपके रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने लास्ट रिवीजन क्लासेस में देखा है बेटा, हमने पढ़ा कंपनी क्या होता है और टाइप्स ऑफ कंपनी का हमने अच्छे से डील किया। ठीक है, अब हम लोग आपका स्टार्ट करते हैं बेटा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, अगर कोई भी कंपनी को अगर इनकॉर्पोरेट होना है, इनकॉर्पोरेट होना मतलब बनना है समझिएगा। अगर कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट होना है तो सबसे पहले बात उसको आरओसी में लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। यस और नो? उसको आरओसी में लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। अब देखिए, कंपनी को अगर इनकॉर्पोरेशन करना है बेटा तो उसके लिए लगेगा आप लोग को डॉक्यूमेंट। मैं आपका बात करना चाह रहा हूं बेटा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का। ओके, अब एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 बेटा दो ऐसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, सबसे पहला आप लोग का होता है बेटा जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरे को बोला जाता है बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। समझ आएगी ना? दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, एक होता है बेटा आप लोग का एमओए और दूसरा आप लोग का होता है एओए। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या, तो ध्यान समझिएगा। ओके, अब मैं आपका बात करने वाला हूं बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। ओके, अब जो आप लोग का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये आपका डिफाइन है बेटा सेक्शन 4 में। ओके, ये आपका सेक्शन 4 में डिफाइंड। अब क्या बोलता है, जो आप लोग का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये कहलाता है बेटा आप लोग का चार्टर डॉक्यूमेंट। क्या कहलाता है आप लोग का? चार्टर डॉक्यूमेंट। इट इज सो कॉल्ड एज चार्टर डॉक्यूमेंट। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब चार्टर डॉक्यूमेंट मतलब होता क्या है? वो चीज जो भाई एमओ कंपनी का हर चीज कंटेन करता है, चाहे उसका नाम हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, उसका सिचुएशन हो, उसकी लायबिलिटी हो, हर चीज एमओए में रहता है, उसे ऐसा चार्टर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है बेटा ये आपका नोन टू आउटसाइडर रहता है, मतलब बाहर की पब्लिक को इसके बारे में नॉलेज होता है, मतलब कंपनी के एमओए में बाहर की पब्लिक भी एक्सेस कर सकती है, उसी का इसको आउटसाइडर डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं? अब जो एमओए आपका चार्टर डॉक्यूमेंट है नॉन टू आउटसाइडर, और साथ ही साथ बेटा आपका एमओए है वो डिफाइन करता है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब कंपनी का क्या स्कोप होने वाला है और कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ये बेटा आप लोग का एमओए बताता है। मतलब कंपनी किस लिए बना इनकॉर्पोरेट, कि हम बिस्किट बेचने के लिए बने हैं, कि हम चॉकलेट बेचेंगे, हो सकता है कि हम सर्विस प्रोवाइड करें कंसल्टेंसी, हमारा स्कोप क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा ये डिफाइन रहेगा हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। गॉट इट और नॉट? अब ध्यान समझिएगा, एमओए बेटा एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेट करने के लिए बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये तो बनाना आपको एकदम ज्यादा कंपलसरी। अब ध्यान समझिएगा, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिटरमाइन करता है बेटा आपके स्कोप। क्लियर है कि नहीं? स्कोप मतलब होता है बेटा दायरा। अब ध्यान समझिएगा, अब जितना स्कोप आपके एमओए में दिया हुआ है बेटा उसके बियॉन्ड कभी भी एक कंपनी काम नहीं कर सकता। समझ आया कि नहीं आया? मतलब एमओए के बियॉन्ड कभी भी एक कंपनी काम नहीं कर सकता, मतलब बियॉन्ड दैट एक्शन कैन नॉट गो। अगर उसने बेटा बियॉन्ड काम किया तो इसको बोला जाता है अल्ट्रा वायर्स। समझ आया कि नहीं आया? अगर कोई भी कंपनी अपने एमओए के बियॉन्ड काम करती है तो बेटा उसको अल्ट्रा वायर्स बोला जाता है। अगर अल्ट्रा वायर्स मतलब क्या होता है, ना तो कंपनी के ऊपर कोई केस फाइल कर सकता है, ना तो कोई कंपनी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकता है। समझ आया कि नहीं? एक अल्ट्रा वायर्स हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? अब तो ध्यान समझिएगा, अब शेड्यूल 1 में आप लोग का फॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड है। शेड्यूल 1 में आपके फॉर्म होंगे बेटा, इसमें टेबल दिया जाएगी कौन कौन सी कंपनी को कौन कौन से टेबल फुलफिल करने। आपके टेबल होते हैं बेटा ए बी सी डी ई, यहां पास आप लोग के टोटल 5 टेबल है। तो ध्यान समझिएगा, मैं टेबल के नाम बताता हूं आप लोग का, ए बी सी डी और आपका ई, ये आप लोग का 5 प्रकार का टेबल है बेटा जो आपके शेड्यूल 1 में प्रिस्क्राइब्ड। अब देखते हैं कि ये पर्टिकुलर टेबल बोलता क्या है। अब जो टेबल ए है बेटा ये आप लोग का एप्लीकेबल होगा लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी के लिए, ये एप्लीकेबल होगा आपका लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी के लिए। समझ आया कि नहीं आया? टेबल बी आप लोग का एप्लीकेबल होगा लिमिटेड बाय गारंटी
नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब ऐसी कंपनी जो लिमिटेड पर गारंटी है लेकिन जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं, उनके लिए टेबल बी एप्लीकेबल होगा। अब टेबल सी बेटा अगेन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बट हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी और बेटा उनका शेयर कैपिटल है। क्लियर है कि नहीं? फिर टेबल डी आप लोग का आता है जिसको बोला जाता है बेटा अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ऐसी अनलिमिटेड कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं, उनके लिए टेबल डी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, फिर आप लोग का टेबल ई ये बोलता है बेटा अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब अनलिमिटेड कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है उनके लिए टेबल ई एप्लीकेबल हो। तो टोटल 5 टेबल है ए बी सी डी ई। क्लियर है कि नहीं? चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब बात आता है कि एमओए में, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपके कंटेंट क्या होंगे। कंटेंट बोलने का मतलब यह है बेटा कि आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या क्लॉजेस होंगे। तो ध्यान समझिएगा, टोटल आपके एमओए में 6 क्लॉजेस होते हैं। कौन कौन से? टोटल आप लोग के 6 क्लॉजेस होते हैं। ओके, पहला आप लोग का होता है बेटा जिसको बोला जाता है नेम क्लॉज। क्लियर है कि नहीं? पहला क्या होता है बेटा आप लोग का नेम क्लॉज। ठीक है, दूसरा आपका होता है बेटा सिचुएशनल क्लॉज, या तो सिचुएशन या तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी बोला जाता है। समझ आए कि नहीं आए? फिर आप लोग का तीसरा आता है बेटा, उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, मतलब इसमें आप लोग डिटरमाइन होगी कंपनी का क्या क्या ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर फोर्थ वन आप लोग का होता है लाइबिलिटी क्लॉज। फोर्थ वन इज योर लाइबिलिटी क्लॉज, फिफ्थ वन इज कैपिटल क्लॉज एंड सिक्स्थ वन इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज। एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पहले जान लोगी कौन कौन से क्लॉज आपके होते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, पहला आप लोग का होता है बेटा जिसका नाम है आप लोग का नेम क्लॉज, दूसरे का नाम है आपका सिचुएशन, या तो इसको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी बोला जाता है। ठीक है, तीसरे वाले का नाम है बेटा आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज, चौथा है आप लोग का लाइबिलिटी क्लॉज, पांचवा है आप लोग का कैपिटल क्लॉज, और बेटा जो 6th नंबर है उसको आप लोग सब्सक्रिप्शन क्लॉज बोलेंगे। गॉट इट और नॉट बच्चा लोग? तो आप लोग के टोटल 5 क्लॉज होते हैं। अब पारी पारी से हम लोग क्लॉज को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, अब ध्यान समझिएगा। अब सबसे पहला तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्लॉज है बेटा जिसका नाम है नेम क्लॉज। नाम ही इसका नेम क्लॉज है। अब देखते जाइए, अब ये जो नेम क्लॉज है इस ये क्या चीज बोलता है, ध्यान समझिएगा। हर कंपनी का कुछ ना कुछ तो नाम होता ही होगा, यस और नो? यस। लेकिन नेम क्लॉज ये बोलता है कि हर कंपनी के नाम के आगे या तो प्राइवेट लिमिटेड या तो पब्लिक लिमिटेड लिखाना चाहिए, इसको लिमिटेड भी बोला जाता है। तो नेम क्लॉज का पहला लाइन ये बोलता है बेटा कि हर कंपनी को अपने नाम के आगे बेटा या तो प्राइवेट लिमिटेड या तो लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ये होता है। अब प्राइवेट ओपीसी होगा बेटा, ओपीसी में ब्रैकेट लिखे प्राइवेट लिमिटेड लगाया, क्योंकि 1% कंपनी भी आप लोग का प्राइवेट लिमिटेड होता है। क्लियर है कि नहीं? ओके, फिर आप ध्यान से समझिएगा। ये क्लॉज आपको पता होगा कि मैंने बताया था सेक्शन 8 कंपनी के टाइम, सेक्शन 8 कंपनी को कोई कंपलसरी नहीं है बेटा कि प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड लगाए। तो इस केस में सेक्शन 8 कंपनी के लिए नेम क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ आया कि नहीं आया? सेक्शन 8 कंपनी केस में नेम क्लॉज आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, और साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट कंपनी चाहे तो बेटा विदाउट प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड बेटा इनकॉर्पोरेट हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? ये तो बेटा ये नेम क्लॉज का आप लोग का एसेंशियल हो गया। अब ध्यान समझिएगा, अब जो आप लोग का एमओए में जो नेम मेंशन रहेगा, तो ध्यान समझिएगा, जो आप लोग के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बेटा नाम रहेगा बेटा, ना तो वो आइडेंटिकल होना चाहिए ना तो रीअसेंबल होना चाहिए बेटा एग्जिस्टिंग कंपनी से। ध्यान समझिएगा, अब जो आपका एमओए है उसमें जो आपने नेम इंक्लूड करना चाहे या तो प्रपोज करना चाहे, तो ध्यान समझिएगा ये बेटा आपका नहीं हो सकता। पहला जिसको बोला जाता है बेटा बी आइडेंटिकल और टू रीअसेंबल, मतलब आइडेंटिकल मतलब मिलता जुलता नाम है बेटा, या तो उस नाम से कुछ ज्यादा ही रीअसेंबल हो रहा है। समझ आया कि नहीं आया? किससे? एग्जिस्टिंग कंपनी से। समझ आया कि ना? टू आइडेंटिकल और रीअसेंबल विथ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी,
ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब एक कंपनी बेटा जिसका नाम है तुम्हारा विप्रो लिमिटेड, ओके। अब बेटा आप क्या रखना चाह रहे हो, v.i.p.r.o, इसको आप लोग विप्रो ही पढ़ोगे बेटा, तो ऐसा नाम आप नहीं रख सकते, कंपनी सेट इस चीज को मना करता है। समझ आया कि नहीं आया? ओके। और दूसरा ये बोलता है बेटा कि अगर आपने ऐसा रखा तो बेटा इट विल कंस्टिट्यूट ऑफेंस। समझ आया कि नहीं आया? इट विल कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस। कंपनी एक्ट के हिसाब से बेटा आप ये माना जाएगा कि आपने ऑफेंस क्रिएट किया बेटा, और आपको पेनाल्टी लगेगा। और साथ ही साथ बेटा आप ऐसा नाम नहीं रख सकते जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अनडिजायरेबल है। समझ आया कि नहीं आया? ऐसा नाम आप नहीं रख सकते बेटा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अनडिजायरेबल नेम है। तो नेम क्लॉज में बेटा ध्यान समझिए, आइडेंटिकल और टू रेसेम्बल अगर आप नाम रखते हैं तो कंस्टिट्यूट करेगा ऑफेंस, और साथ ही साथ बेटा आप अनडिजायरेबल नेम भी नहीं रख सकते। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, अब थोड़ा सा एग्जांपल सुनो कि आइडेंटिकल नेम मतलब होता क्या एक्चुअल में। ओके, अब मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं आइडेंटिकल नेम। आप लोग को बेटा रूल में डिस्क्राइब है आइडेंटिकल नेम मतलब। मैं आप लोगों को कुछ कुछ एग्जांपल देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आइडेंटिकल नेम मतलब क्या क्या होता है। ओके, अब एक ध्यान समझिएगा। अब आइडेंटिकल नेम का जैसे कि अगर कोई पर्सन है वो कंपनी बना रहा है बेटा, जो प्लूरल फॉर्म में था उसको सिंगुलर बना दे रहा है भाई। मतलब जैसे कि आप लोग का एक कंपनी का नाम है समझो ABS लिमिटेड, मतलब लास्ट में एस लिखा हुआ है भाई, तुम एस को हटा दे रहे हो, या तो एस नहीं लिखा हुआ है तो भाई तुम एस सेट कर दो। सिंगुलर को अगर प्लूरल नाम कंट्रोल करो तो बेटा वो भी नाम आप लोग के लिए आइडेंटिकल साबित होगा। समझ आया कि नहीं? वो नाम भी आपका क्या कहलाएगा बेटा? वो भी नाम आपका आइडेंटिकल कहलाएगा। ओके, फिर अब ध्यान समझिएगा। और दूसरा एग्जांपल, अगर आप लेटर केस को बदल देते हैं, ओके, अगर आप लेटर केस को बदल देते हैं। अब लेटर केस मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कि अब एक कंपनी था, वो समझो बना था इस तरीके से, बाटा लिखा हुआ है। अब आप बनाना चाह रहे हो बेटा BATA, इस तरीके से अगर आप केस बदलना चाह रहे हैं बेटा, तो भी आप कंपनी का नाम नहीं बना सकते, भी आप लोग का आइडेंटिकल नेम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, समझ आए कि नहीं आए? या तो आप डिफरेंट टेंस यूज कर लेते हो। अगर आप डिफरेंट टेंस यूज करते हो तो भी कर, जैसे कि एक कंपनी का नाम है बेटा असेंडिंग, ऑलरेडी असेंडिंग नाम का रजिस्टर्ड है, अब आप नाम बनाना चाह रहे हो बेटा असेंडेड। समझ आए कि नहीं आए? अगर आप ऐसा कुछ बनाते हैं बेटा तो भी गलत है, तो ये भी माना जाएगा बेटा कि ये आइडेंटिकल नेम है। ठीक है, या तो आप एडिशन डालते हैं नेम में, कुछ एडिशन ऑन नेम। जैसे कि एग्जांपल, एक कंपनी है बेटा जिसका नाम है समझो रिलायंस। अब रिलायंस लिमिटेड नेम है, उसको मैं लिखना चाहता हूं रिलायंस रायपुर लिमिटेड, रिलायंस दुर्ग लिमिटेड, तो बेटा गलत बात है। समझ आया कि नहीं? ये भी आइडेंटिकल होता है। या तो मैं प्योरली ट्रांसलेट कर देता हूं नेम को, ठीक है, या तो मैं नाम को प्योरली ट्रांसलेट कर देता हूं। ट्रांसलेट करना मतलब जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का नाम है, कंपनी है, उसको मैं भारतीय विद्युत निगम अगर मैं कन्वर्ट कर दिया तो बेटा ये भी आप लोग का सेम नाम कहलाएगा। अगर आप आइडेंटिकल नाम करते हैं बेटा तो काम नहीं चलने वाला। क्लियर है कि नहीं? तो बेटा ये आपके लिए ऑफेंस कमिट करने वाली बात हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? अब बात आता है कि अनडिजायरेबल नेम क्या होता है, ध्यान समझिएगा। अब मैं बात करूं आप लोग का अनडिजायरेबल नेम। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अनडिजायरेबल नेम बोला किसको जाता है? अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब अनडिजायरेबल नेम मतलब क्या होता है, देखो, अगर ये आप लोग का पहले तो प्रिस्क्राइब बेटा रूल 8A में, रूल 8A ऑफ कंपनीज रूल्स, रूल 8A ऑफ कंपनीज रूल 2014, इसमें प्रिस्क्राइब्ड है कि अनडिजायरेबल नेम मतलब क्या होगा। देखो ध्यान समझिएगा। पहले तो बेटा वो जो प्रोहिबिट है बेटा सेक्शन 3 ऑफ इम्बेलेंस एंड नेम एक्ट में, मतलब सेक्शन 3 ऑफ नेम्स और इम्बेलेंस एक्ट में आप लोग को मना किया गया, या तो ट्रेडमार्क में आ रहा है, या तो एलएलपी के नाम से आइडेंटिकल या नियरली असेंबल हो रहा है, या तो बेटा आप कुछ ऐसा वर्ड यूज कर रहे हो जिसमें आप कोई सेक्शन ऑफ द पीपल को ऑफेंस पहुंचा रहे हो, या तो बेटा आप कुछ ऐसा वर्ड यूज कर जिसमें स्टेट का परमिशन चाहिए, जैसे बोर्ड हो गया, कमीशन हो गया बेटा, या तो आप कुछ ऐसा नाम यूज करो बेटा जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट का नाम है, जैसे रायपुर
हो गया। दिल्ली ये सब आप यूज करो तो ये गलत बात है, ठीक है। और या तो नाम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इंडिया का कंटेंट करता है बेटा, तो ये भी गलत है, समझ आएगी ना। तो रूल 8 आप लोगों का क्या बोलता है, ओके। सबसे पहला ऐसा नेम जो बेटा आप लोग इम्बेलेंस एंड नेम्स एक्ट में, अगर इम्बेलेंस और नेम्स एक्ट में अगर वो मना किया है बेटा तो आप वो नाम नहीं रख सकते, ठीक है। दूसरा बोला जाता है बेटा अगर ट्रेडमार्क उस नाम के लिए अगर ऑलरेडी अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है बेटा तो भी आप उस नाम को नहीं रख सकते, समझ आए कि नहीं आए। और तीसरा अगर वो नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बेटा एलएलपी का, मतलब एलएलपी का नाम बेटा जो आप लोग का एग्जिस्टिंग एलएलपी है उससे आप रीअसेंबल कर रहे हो या तो आपको साथ मैच हो रहा है बेटा, आइडेंटिकल हो रहा है, तो भी आप उस नाम को नहीं रख सकते, समझ आए कि नहीं आए। फिर आफ्टर दैट आप कोई ऐसा वर्ड यूज करते हो जो ऑफेंस करता है, इट विल क्रिएट एन ऑफेंस टू द सेक्शन ऑफ पीपल, समझ आए कि नहीं आए। कुछ पीपल लोगों को बेटा अगर वो हानि पहुंचाता है वो नाम, तो भी आप वो नाम नहीं रख सकते, समझ आए कि नहीं आए। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा नाम है जो सिर्फ और सिर्फ बेटा नाम इंक्लूड करता है आप लोग का ब्रिटिश इंडिया, अगर ऐसा नाम अगर कुछ होता है तो भी आप नाम ऐसा नहीं रख सकते, कंपनीज एक्ट कंपनीज रूल इस चीज को मना करता है। और अगर आप कुछ ऐसा नाम रख रहे हो बेटा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका इंक्लूड हो रहा है स्टेट या तो डिस्ट्रिक्ट, ये सब आप नाम भी नहीं रख सकते, जैसे छत्तीसगढ़ लिमिटेड बेटा अब ये नाम रखने का हमको परमिशन नहीं है, क्लियर है कि जैसे कि महाराष्ट्र लिमिटेड ये सब हम नाम नहीं रख सकते। फिर आफ्टर दैट अगर मैं कुछ ऐसा नाम रखता हूं जिसमें कि मुझे स्टेट से अलग से अगर परमिशन लेना पड़ेगा, ओके, अगर मुझे स्टेट से अगर अलग से परमिशन लेना पड़ेगा बेटा तो भी मैं वो नाम नहीं रख सकता। तो बेटा रूल 8 के हिसाब से ये आप लोग का अनडिजायरेबल नेम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से मना करता है कि आप ये सब नाम नहीं रख सकते, क्लियर है कि नहीं। तो बेटा देखो ये सब चीज आप लोग को रिकॉल कर लेना है बेटा, एग्जाम में एकदम फट से याद आना चाहिए। देखो चार्ट माइंड में रखो, एक ह्यूमन बॉडी का एक नेचर ये होता है जो माइंड का होता है बेटा कि वो लोग विजुअलाइज को ज्यादा याद करते हैं, ठीक है, विजुअलाइज को रेदर देन द टेक्स्ट, ठीक है। आप टेक्स्ट में अगर पढ़ने जाओगे तो याद थोड़ा कम आता है, तो विजुअलाइज करिए, स्मार्ट नोट्स बनाने की कोशिश करिए, आपको लिए ज्यादा बेटर होगा, क्लियर है कि नहीं। अब देखिए अब मेन बात आपका ये आता है कि ऐसे कौन कौन से वर्ड और एक्सप्रेशन है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का बेटा अलग से यहां पर अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि ऐसे कौन कौन सा केस है जिसमें आप लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जैसे कि आपके कंपनी के नेम में कंडक्ट करता है बेटा नाम बोर्ड या तो कमीशन, और बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि मैं बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं बना सकता, कमीशन ऑफ राजस्थान, कुछ भी नाम ऐसा कमीशन वर्ड यूज है, सब गवर्नमेंट को करना है, समझ आया कि नहीं आया। और ऐसे बहुत सारे नाम है बेटा, जैसे कि स्टेट हो गया, ओके, या तो आप म्युनिसिपल वर्ड यूज करना चाहते हो एंड सो ऑन। अगर ये सब नाम अगर आप यूज करना चाहते हो बेटा तो आप लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लगेगा, अगर आप नहीं लोगे तो बेटा आपका नाम जो होता है कैंसिल हो सकता है, क्लियर है कि नहीं। तो ये बेटा छोटी सी बात हुई आप लोग के नेम का, लेकिन अब ध्यान समझिएगा अब कंपनीज एक्ट के हिसाब से बेटा आपको नाम को रिजर्व भी करके रखना पड़ेगा, समझ आया कि नहीं आया। तो मैं आप लोग का कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं जो है आप लोग का रिजर्वेशन ऑफ नेम। अब ध्यान समझिएगा कोई भी कंपनी को अगर बेटा इनकॉर्पोरेट होना है तो इनकॉर्पोरेशन से पहले उनका नाम को उनको रिजर्व करवाना पड़ेगा, पता है कंपनी सेट में अलग से बोला गया है। अब देखो इसके लिए एक वेब फॉर्म होता है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा अगर आपको नाम को रिजर्व करना है तो इसके लिए आपको वेब पोर्टल में जाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा अब सब ऑटोमेटिक होता है, अब मैनुअल का जमाना आ गया। तो वेब फॉर्म में आप लोग का दो फॉर्म होता है, ठीक है। एक होता है बेटा जिसको बोला जाता है स्पाइस प्लस, ओके, जो आप लोग का INC32 है, ओके। फिर आप लोग का है बेटा एक है रन सर्वर, क्लियर है कि नहीं। ये दो प्रकार के आप लोग के सर्वर हैं जहां आप लोग को नाम को रिजर्व करवाना पड़ेगा। जो स्पाइस प्लस है बेटा वो काम आता है न्यू कंपनी के लिए, और जो रन होता है बेटा वो काम आता है आप लोग के एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए, समझ आया कि नहीं आया। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा अब नाम कितने दिन के लिए रिजर्व हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आरओसी को अगर आप अप्रूव करते हैं बेटा स्पाइस प्लस से मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए तो 20 दिन के लिए रिजर्व करेगा, और अगर नए एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए करते हो तो उस केस में 60 दिन लगे। फिर से बोलता हूं मैं, अगर कोई न्यू कंपनी है तो उसको बेटा आरओसी नाम को होल्ड करके रखेगा, रिजर्व करके रखेगा 20 डेज के लिए, समझ आए कि नहीं आया। और वहीं अगर
कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी मतलब अगर एग्जिस्टिंग कंपनी अगर आपको नाम को चेंज कराना है तो उस केस में आरओसी होल्ड करेगा बेटा नेम को 60 डेज के लिए। समझ आए कि नहीं? ये तो होगा बेटा आप लोग का रिजर्वेशन ऑफ नेम का कॉन्सेप्ट। ध्यान समझिएगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि आप अब इनकॉर्पोरेशन के बाद अगर नाम अनडिजायरेबल है एंड सो ऑन है, जो भी दुनियादारी, तो बेटा इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑर्डर दे सकता है नेम को चेंज करने के लिए। समझ आया कि नहीं आया? नेम को चेंज करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में नाम बाद में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो नाम आपने रखा है या तो वो आइडेंटिकल है या तो टू रीअसेंबल है, समझ आया कि नहीं आया, और या तो बेटा किसी ट्रेडमार्क वाले ने आपका एप्लीकेशन फाइल कर दिया आपके खिलाफ, ये सब आप लोग का केस हो सकता है। तो इस केस में अगर ऐसा हुआ तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर दे सकता है कि 3 महीने के अंदर ऑर्डिनेशन पास करिए और अपना नाम चेंज करिए। क्लियर है कि नहीं? तो ये बेटा आप लोग का क्लियर होता है नेम क्लॉज। तो पहला नेम क्लॉज आप लोग का तक खत्म। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्लॉज आप लोग का होता है जिसका नाम है बेटा सिचुएशनल क्लॉज। दूसरे क्लॉज का अपना नाम है सिचुएशनल क्लॉज। अब ध्यान समझिएगा, सिचुएशनल क्लॉज को बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी बोला जाता है। मतलब आप लोग का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां प्लेस है आप लोग को बताना पड़ेगा। अब एकदम ध्यान समझिएगा, जो सिचुएशनल क्लॉज है बेटा, ये जो क्लॉज है आप लोग का एक्चुअल एड्रेस डिमांड नहीं करता। समझ आया कि नहीं? जो आप लोग का एक्चुअल एड्रेस है वो ये डिमांड नहीं करता। ये क्या डिमांड करता है? ध्यान समझिएगा, स्टेट ऑन विच रजिस्टर ऑफिस इज टू बी सिचुएटेड। समझ आया कि नहीं आया? रजिस्टर्ड ऑफिस आप लोग का जहां सिचुएट होगा बेटा उसके स्टेट को आपको बताना पड़ेगा। अब स्टेट को क्यों बताएंगे? देखो, स्टेट को बताना मतलब यह होता है बेटा जिस स्टेट में आप आ रहे हो आपके ज्यूरिडिक्शन में कौन सा आरओसी आ रहा है ये भी तो पता चलना चाहिए ना, क्योंकि आप बेटा जो सब एप्लीकेशन फाइल करोगे आरओसी को करोगे, एमसी को थोड़ी करोगे। तो बेटा स्टेट बताओगे तभी पता चलेगा कि आप लोग के ज्यूरिडिक्शन में कौन सा स्टेट आ रहा है। क्लियर है? किंतु सिचुएशनल क्लॉज में आप लोग ये सब चीज आता है। अब ध्यान समझिएगा, कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि हर कंपनी को अपने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस स्टेब्लिश करना पड़ेगा। समझ आएगी ना? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर उनको रजिस्टर्ड ऑफिस इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, सिचुएटेड रहना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो सिचुएशन क्लॉज में और क्या क्या आपका ऑब्लिगेशन होता है, ध्यान समझिएगा। अब आपने नाम रख लिया, अब सिचुएशन के बारे में ध्यान समझिएगा। सबसे पहला नंबर ये बोला जाता है कि आपको नेम को पेंट करना पड़ेगा या तो अफिक्स करना पड़ेगा। एवरी ऑफिस और ब्रांच। समझ आए कि नहीं आए? जो बेटा आप कंपनी का नाम है उसको पेंट करो या अफिक्स करो बेटा, जितने भी आपके ऑफिस है और ब्रांच है, और साथ ही साथ बेटा आपको अपने सील में भी नाम को अफिक्स करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं? जो आप लोग का सील है बेटा उसमें भी आप लोग को नाम को अफिक्स करना पड़ेगा। फिर आप लोग को नेम, कंपनी का एड्रेस या तो ईमेल एड्रेस और जो भी अदर डिटेल है बेटा उनको बेटा बिजनेस लेटर में या तो बेटा आपके पास कोई अगर इनवॉइस कॉपी है तो बेटा वो सब में भी आप लोग को नाम को अफिक्स करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? और अगर कंपनी कोई भी अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, ओके, कंपनी अगर कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर इशू करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब चेक हो गया बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया या तो प्रॉमिसरी नोट, अगर कुछ भी इशू करती है तो बेटा उसमें भी इनको नाम को अलग से अफिक्स करना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, अगर कोई भी कंपनी नेम को अगर चेंज करता है, समझ आया कि नहीं? कोई भी कंपनी अगर नेम को चेंज करता है तो उसको बेटा अगले 2 साल तक नाम यूज करना पड़ेगा एज अ फॉर्मली नोन एज। समझ आया कि नहीं? ये वर्ड यूज करके उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पहले कंपनी का नाम था बेटा ए, अब हो गया ए बी। अब मैं करूंगा ए बी लिमिटेड ब्रैकेट में फॉर्मली नोन एज ए लिमिटेड। समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा ये एक ऑब्लिगेशन आता है, आप लोग को ये सब अफिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, अगर आपका 1% कंपनी है, ओके, अगर ओपीसी है, ओके,
उनको बेटा ब्रैकेट में या तो ओपीसी या तो 1% कंपनी लिखना पड़ेगा। ये बेटा आप लोग का सिचुएशन क्लॉज में ये सब बातें आप लोग की बोलती है। क्लियर है कि नहीं? फिर अब ध्यान समझिएगा, आप लोग को ऑफिस को भी वेरीफाई करना पड़ेगा, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन करना जरूरी है 30 दिन के अंदर। बेटा वो फिजिकल वेरिफिकेशन किसी के प्रेजेंस में होगा। क्लियर है कि नहीं? फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आप लोग का थर्ड नंबर का आता है जिसको बोला जाता है बेटा ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब सीधी सी बात है, फॉर विच पर्पस company is proposed to be formed। समझ आए कि नहीं आए? मतलब किस पर्पस के लिए कंपनी को बेटा कंपनी फॉर्म होना चाहता है बेटा, वो पर्पस ऑब्जेक्ट क्लॉज में आप लोग को बताना पड़ेगा। समझ आए कि नहीं? अब बेटा जो आप लोग का ऑब्जेक्ट होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आप लोग का होता है जिसको बोला जाता है मेन ऑब्जेक्ट, ओके। और बेटा जो दूसरा होता है बेटा इंसिडेंशियल टू द मेन ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा कोई चीज जो मेन ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसको बोला जाता है एनी इंसिडेंशियल टू द मेन ऑब्जेक्ट। कोई ऐसा चीज जो मेन ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है बेटा, वो आप लोग का ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये भी आप लोग का डिटरमाइन होना चाहिए। तो ध्यान समझिएगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा होता है कि कंपनी किस लिए इनकॉर्पोरेट होना चाह रही है। और दो तरह के आपके ऑब्जेक्ट होंगे, एक होगा बेटा आप लोग का मेन ऑब्जेक्ट, दूसरा होगा इंसिडेंशियल टू द मेन ऑब्जेक्ट, ओके। फिर आप लोग का नेक्स्ट आता है बेटा जिसको बोला जाता है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज एकदम क्लियर है, तो ध्यान समझिएगा। अब लाइबिलिटी क्लॉज आपका क्या बोलता है कि आपको बताना पड़ेगा कि आपकी कंपनी कौन सी प्रकार की है, कि आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर की है, कि आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की है, कि आपकी कंपनी अनलिमिटेड कंपनी। ये सब चीज आप लोग को लाइबिलिटी क्लॉज में बताना पड़ेगा। और अगर आपका कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है बेटा, तो इस केस में आपकी लाइबिलिटी सिर्फ आएगी अप टू द अमाउंट अनपेड। समझ आए कि नहीं आए? अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड ओनली, जितना आप अनपेड किए हो बेटा अमाउंट, उतनी आप लोग की लाइबिलिटी आने वाली। अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो उस केस में वाइंडिंग अप जब होगा कंपनी का, तो उस केस में जो मेंबर्स हैं, ध्यान समझिएगा, जो मेंबर्स हैं, ओके, या तो जो एक साल पहले मेंबर्स थे, जिस दिन वाइंड अप हो उसके एक साल मेंबर्स थे बेटा, वो लोग अगर कुछ भी एसेट में अगर कुछ अमाउंट कम हो रहा है तो बेटा उसको वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। ये गारंटी होता है, गारंटी नंबर 1। या तो वाइंडिंग अप के लिए कोई भी अगर एक्सपेंस लगता है, जैसे कॉस्ट हो गया या चार्जेस हो गया, वो लोग भी बियर करने की गारंटी लेते हैं। ये क्या होता है बेटा आप लोग का लिमिटेड बाय गारंटी का सिनेरियो होता है। अब आप लोग का आता है बेटा अनलिमिटेड कंपनी। अब अनलिमिटेड कंपनी बताने की जरूरत नहीं बेटा, ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्लियर है कि नहीं? ये चीज बेटा आप लोग को अलग से मेंशन करना पड़ेगा आपके लायबिलिटी क्लॉज में। क्लियर है कि नहीं? ठीक। फिर आप लोग का आता है बेटा फिफ्थ वन इज योर कैपिटल क्लॉज। ओके, अब देखो, अब जो कैपिटल क्लॉजेस में क्या लिखा होगा, देखो कैपिटल क्लॉज में क्लियरली बेटा एक स्टेटमेंट लिखा होगा कि आप लोग का ऑथराइज कैपिटल कितना है। अब देखो ऑथराइज कैपिटल क्या होता है बेटा, आप लोग का मैक्सिमम कैपिटल। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं पहला आपको बताता हूं कि कंपनी को लिखना पड़ेगा कि उसका ऑथराइज कैपिटल कितना है। अब देखो ऑथराइज कैपिटल बेटा आप लोग का मैक्सिमम लिमिट होता है। आपको पता है एक चीज स्टेटमेंट आपको लिखा होता है 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच। आप अकाउंटिंग में चीज पढ़े होंगे, तो बेटा यही आप लोग का कैपिटल क्लॉज में यही सब चीज लिखा होता है। हो सकता है बेटा इसके छोड़ आपका इशूड शेयर, पेड अप शेयर, सब्सक्राइब शेयर एंड सो ऑन, ये सब चीज भी आप लोग का कैपिटल क्लॉज में इंक्लूड होगा। क्लियर है कि नहीं? फिर आप लोग का लास्ट वन आता है बेटा जिसको बोला जाता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज।
अब ध्यान से समझिएगा, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में ये होता है, इसमें ये लिखा होना चाहिए कि जितने भी मेंबर्स हैं बेटा वो एटलीस्ट एक शेयर तो अंडरटेक करेंगे ही। समझ आएगी नहीं आए? इसमें लिखा होगा दैट एवरी सब्सक्राइबर shall undertake not less than 1 शेयर। मतलब हर सब्सक्राइबर को बेटा कम से कम एक शेयर तो लेना ही पड़ेगा। समझ आए कि नहीं आए? और अगर ओपीसी है, इन केस ऑफ ओपीसी, तो बेटा यही पास आप लोग का नॉमिनी का वर्ड ऐड होगा। याद है आप लोग को, आपने ओपीसी में पढ़ा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ओपीसी शैल कंटेन द नेम ऑफ अदर पर्सन, जो बेटा आप लोग का होगा नॉमिनी, नॉमिनी का नाम भी होना चाहिए। अब देखो, अब जैसे कि अदर डिटेल और क्या क्या हो सकता है, अब इसमें होगा बेटा आप लोग का पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। समझ आए कि नहीं? अब सब्सक्राइबर के पर्टिकुलर्स, अब पर्टिकुलर्स मतलब होता क्या है समझिएगा। अब इसमें साथ ही साथ बेटा जो फर्स्ट डायरेक्टर बनने वाला है वो भी आप लोग को बताना पड़ेगा कि आप लोग का फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनने वाला है। अगर अलग से नाम दिया हुआ है कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनेगा, अगर ऐसा नहीं दिया गया है बेटा, तो जो सब्सक्राइबर है उनमें से कोई एक आप लोग का फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान समझिएगा, पर्टिकुलर में आप क्या कह दे सकते हैं, नेम, मतलब सब्सक्राइबर का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका पैन नंबर क्या है, उनका आधार नंबर क्या है, सो ऑन। और अगर कोई डायरेक्टर बनना चाहता है बेटा तो उसके लिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। समझ आए कि नहीं आए? तो उस केस में डीन देना पड़ेगा। तो ये सब चीज पर्टिकुलर्स बेटा आप लोग के सब्सक्राइबर क्लॉज में एडेड रहेंगे। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान समझिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको समझाता हूं। अब ऐसे कौन से केस हैं जिसमें आपके एमओए और एओए के जो प्रोविजंस हैं वो बेटा वॉइड कहलाएंगे। ओके, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब अगर एमओए या एओए दोनों की बात कर रहा हूं, उसमें कुछ ऐसा प्रोविजन कंटेन करता है या तो कोई ऐसा क्लॉज कंटेन करता है बेटा जिसके लिए आपका कंपनीज एक्ट मना करता है। समझ आए कि नहीं? कंपनीज एक्ट मना करते हैं, प्रोहिबिट करता है। अब देखो, जैसे कि एग्जांपल देता हूं आप लोग का, मिनिमम आप लोग का मेंबर पब्लिक कंपनी में 7, प्राइवेट कंपनी में 2, 1। अब मैं अपने एओए और एमओए में लिख दिया कि हम बनाएंगे मिनिमम 5 से, तो बेटा ये तो पावर में आपके बियॉन्ड जा रहा है। मतलब एमओए और एओए बेटा कंपनीज एक्ट का कंट्रावेंस नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया तो बेटा उस केस में एमओए आप लोग का वॉइड कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं? ध्यान समझिएगा। और जो आप लोग का एमओ है, एमओए है बेटा, वो आप लोग का स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है। क्लियर है? फिर से बता रहा हूं, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है, बट इसको जो स्कोप और ऑब्जेक्टिव है बेटा वो अंडर रहना चाहिए आपका कंपनीज एक्ट का। क्लियर है कि नहीं? कंपनीज एक्ट के अंडर रहने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ बेटा तो आप लोग का कहलाएगा वॉइड। ये मान लिया जाएगा कि आप लोग का जो प्रोविजंस है बेटा वो आप लोग का वॉइड हो जाएगा अगर कुछ भी कॉन्ट्ररी यहां पर प्रूफ होता है। तो समझ आए कि नहीं? और साथ ही साथ एक चीज और बताता हूं, अगर एमओए में एमओए और एओए में कुछ ऐसा प्रोविजन कंटेन करता है कि आप जो डिविजिबल प्रॉफिट है, अब डिविजिबल प्रॉफिट मतलब बेटा आप लोग का डिविडेंड, अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं आप लोग अदर देन मेंबर्स को, ध्यान समझिएगा, अगर कोई प्रोविजन कंटेन करता है आपके एमओए और एओए में कि आप डिविजिबल प्रॉफिट अदर देन मेंबर्स को देना चाहते हैं बेटा, तो इस केस में आप लोग का एमओ और एओए वॉइड कहलाएगा। समझ आएगी ना? ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा क्योंकि सिर्फ बेटा प्रॉफिट का जो डिविजिबल पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके छोड़ आप किसी को नहीं दे सकते। क्लियर है कि नहीं? चले बेटा, हमने आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंप्लीट कर लिया है, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। मैं एक बार आपको रिकॉल कराता हूं, ध्यान समझिएगा। अगर कोई भी एक कंपनी है, मतलब एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, अगर उसको इनकॉर्पोरेट होना है इंडिया में, अगर उसको इंडिया में इनकॉर्पोरेट होना है बेटा, तो उसके लिए आपका एक्ट गवर्न होगा, उसका नाम रहेगा आपका कंपनीज एक्ट। ओके, कंपनीज एक्ट 2013।
मतलब बोलने का मतलब ये है कि कोई भी अगर कंपनी को इंडिया में बनना है तो कंपनीज एक्ट 2013 उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक आप लोग का होता है बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आपका होता है बेटा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंक्लूड कर लिया बेटा, अब पारी आता है आप लोग का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब हम जानेंगे कि आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। क्लियर है कि नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब इसका नाम है बेटा एओए बोला जाता है इसको प्यार से, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब एकदम ध्यान समझिएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो एमओए जो आप लोग का होता है बेटा, वो आप लोग का डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट को। ध्यान समझिएगा, जो आपका क्लॉज है एमओए का, एमओए आपको बताएगा कि आपका ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है और साथ ही साथ आपका स्कोप क्या होने वाला है। क्लियर है कि नहीं? और बेटा ये जो आपका एमओ है ये बताएगा कि आप किस तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एमओए के ऑब्जेक्ट और स्कोप को फुलफिल करेंगे। समझ आए कि नहीं? मतलब बेटा एमओए आपको रास्ता मतलब आपको डेस्टिनेशन बताएगा, कहां जाना है आपको, एओए आपको रास्ता बताएगा। क्लियर है कि नहीं? तो जरा लिखते चलते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। अब एओए it defines how the object of the company are to be कैरिड आउट। मतलब किस तरीके से बेटा ऑब्जेक्ट कैरी आउट होगा, ये आप लोग का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है। समझ आए कि नहीं आया? अब ध्यान समझिएगा, अब जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है बेटा, वो सबऑर्डिनेट होता है एमओए का, मतलब वो एमओए के नीचे आता है। समझ आए कि नहीं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज सबऑर्डिनेट ऑफ एमओए। समझ आएगी ना? ये एमओए का सबऑर्डिनेट है। क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? अब ध्यान समझिएगा, अब आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होना चाहिए जो आपका कॉन्ट्रावेंस करेगा, कंट्रावेंस करेगा बेटा एमओए को। समझ आए कि नहीं आए? ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं होना चाहिए आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बेटा जो कंट्रावेंस करेगा आपके एमओए। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान समझिएगा, अब यहां पर ये बोला जाता है कि जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है। क्या है बेटा? ये आप लोग का इंटरनल डॉक्यूमेंट है। अब क्लियरली समझिएगा इस चीज के लिए, एमओए आप लोग का एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट इसलिए बोला जाता है पब्लिक डॉक्यूमेंट, क्योंकि पब्लिक को अवेल होता है, एओए अवेल नहीं होता बेटा, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है। अगर ये आप लोग का, अगर मैं बोलूं कि अगर ये आपका इंटरनल डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब ये है कि यहां के मैनेजमेंट है, या तो बेटा शेयर होल्डर है या तो बीओडी है, उनका पूरा इसमें कंट्रोल रहेगा। समझ आए कि नहीं आए? पूरे इसको कंट्रोल कर सकते हैं वो लोग। मतलब चाहे तो एओए को चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको बेटा एमओए के अंडर ही रह के चेंज करना पड़ेगा। आप एमओए के प्रोविजंस को कंट्रावेंस नहीं कर सकते। समझ आए कि नहीं आया? फिर इसके बाद क्या बोला जाता है आपका फिफ्थ पॉइंट, एओए एंड एमओए shall be signed by the all सब्सक्राइबर्स। समझ आए कि नहीं आया? और जो बेटा आप लोग का एमओए है और एओए बेटा वो हर सब्सक्राइबर से साइन होना चाहिए। समझ आए कि नहीं आया? अब सब्सक्राइबर से साइन होना तो जरूरी है, ये तो बात तो समझ आ गई। अब छठवा ये बोलता है कि आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चाहे तो इंट्रेंचमेंट प्रोविजन एग्जिस्ट कर सकता है। इंटेंचमेंट प्रोविजन उसको बोला जाता है बेटा ओवरराइडिंग प्रोविजन। अगर आपको कभी जरूरत पड़ रहा है कोई प्रोविजन को ओवरराइड करने के लिए तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बेटा आपका इंट्रेंचमेंट प्रोविजन हो सकता है। क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? ठीक, अब हमने यहां पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का कुछ बेसिक बातें पढ़ी। अब जो जैसे कि आप लोग का एमओए में टेबल है बेटा ए बी सी डी ई, 5 टेबल है, वैसे ही सेम यहां पर टेबल अब आगे होगा एफ जी एच आई। समझ आएगी? आई और बेटा जे तक यहां का टेबल है। ठीक है, अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ध्यान समझिएगा कुछ कुछ टेबल कंटेन करते हैं। वहां तक बेटा ए बी सी डी ई तक खत्म अगर हुआ था आपका तो चालू होगा यहां से एफ जी एच
आई जे, यहां आप लोग के 4 टेबल प्रिस्क्राइब्ड है। ओके, अब टेबल क्या क्या बोलता है तो ध्यान समझिएगा। टेबल एफ जैसा वहां बोलता है बेटा, क्या था वो, लिमिटेड बाय शेयर, जैसा वहां आप लोग का बोलता है लिमिटेड बाय शेयर, यहां भी बेटा आपको लिमिटेड बाय शेयर बोलेगा। जी आप लोग को बोलता है सॉरी, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। समझ आया कि ना, वहां पास बेटा पहले नॉट हैविंग शेयर कैपिटल था, अब यहां पास क्या है बेटा आप लोग का पहला हैविंग शेयर कैपिटल है। फिर लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, फिर आप लोग का आई आता है बेटा अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, फिर वही आपका जे आता है अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। समझ आया कि नहीं आया, ये आप लोग का एओए के कंटेंट होते हैं। क्लियर है कि नहीं। अब देखो, अब एओए में चाहे तो कुछ अदर्स मैटर्स भी आपके कंटेंट हो सकते हैं, ध्यान समझिएगा। अब कुछ कुछ अदर्स मैटर आपके क्या क्या आते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब जैसे कि अब ये पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन चलाने वाला है, ध्यान समझिएगा। आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है बेटा क्लियरली डिटरमाइन करेगा आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को। समझ आया कि नहीं, कि क्या रूल्स होने वाला है और क्या क्या रेगुलेशन आपके होने वाला है। तो क्या क्या होगा, जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूं, बहुत सारी चीजें होती है बट एग्जांपल सुन लीजिएगा। जैसे अगर कंपनी को अगर बाय बैक करना है तो उसके लिए ऑथराइजेशन मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। बीओडी में कौन बैठेगा, मतलब किस तरीके से आप सिलेक्शन करोगे, सैलरी क्या होगा, ओके। अगर आप शेयर में कॉल्स करना चाहते हो तो क्या होने वाला है, मतलब कंपनी सेक्ट में जितने सारे काम होते हैं बेटा ये सब यहाँ पर सब आने वाला है। एक और बताए तो बेटा ऑडिट कमेटी का भी प्रोविजन यहाँ पास आ सकता है, मतलब सो ऑन। ये तो बेटा एक इंक्लूसिव वर्ड्स है और जितने भी सारे काम हो सकते हैं बेटा यहाँ आ सकता है। क्लियर है कि नहीं, ये आप लोग का एओए का कुछ मैटर्स हो जो वहां इंक्लूड होना चाहिए। अब आगे तक ध्यान समझिएगा, अगर कोई भी कंपनी अगर एओए ड्राफ्ट करता है तो बेटा उसको कुछ कुछ प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया, अगर कोई भी कंपनी एओए को अगर ड्राफ्ट करता है कुछ कुछ प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा। तो ध्यान समझिए, प्रिकॉशन सबसे पहला ये बोला जाता है कि जो बेटा आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो आप लोग का पैराग्राफ में डिवाइड होना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया, आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो आपका पैराग्राफ में डिवाइड होना चाहिए। डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ। समझ आया कि नहीं आया, ध्यान समझिएगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं कंटेन होना चाहिए बेटा जो कॉन्ट्ररी करेगा एमओए को। समझ आया कि नहीं आया, एमओए के कॉन्ट्रेडी करने पे कोई भी प्रोविजन बेटा आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं होना चाहिए। और जो आपका एओए है बेटा ड्राफ्ट होगा, जिसको बोलते हैं ड्राफ्टेड एंड अमेंडेड एस पर द कंपनीज एक्ट। समझ आया कि नहीं आया, अगर ड्राफ्ट करना है बेटा या तो अमेंड करना है तो आप लोग कंपनीज एक्ट के हिसाब से करना पड़ेगा। तो प्रोसिक्यूशन प्रिकॉशन में क्या बोलता है, सबसे पहले आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेटा पैराग्राफ में आपका डिवाइड होना चाहिए। फिर बेटा जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है बेटा उसमें प्रोविजन नहीं होना चाहिए कॉन्ट्ररी टू द एमओए, और ड्राफ्टेड एंड अमेंडेड होता बेटा एज पर द कंपनीज एक्ट। ये आप लोग का प्रोसिक्यूशन होता है अगर आपको एओए को बनाना है तो। क्लियर है कि नहीं। अब बेटा हमारा एओए और एमओ यही खत्म होता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के लिए। अब हमारा मेन चीज चालू होता है बेटा जिसको बोला जाता है प्रोसेस। प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, या तो कंपनी या तो कॉर्पोरेट एंटिटी। मतलब अब प्रोसेस क्या क्या होगा अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है या तो इनकॉर्पोरेट करना है कंपनी को। अब ध्यान समझिएगा, यहां पर बेटा पहले आपको कुछ और वेब सर्वर होता था, एक नया वेब सर्वर आया। ध्यान समझिएगा, अगर आपको किसी को भी अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है बेटा तो उसको उनको एक्सेस करना पड़ेगा एक वेब सर्वर में। समझ आया कि नहीं, उनको एक एक्सेस करना पड़ेगा वेब सर्वर में। उस वेब सर्वर का नाम है बेटा स्पाइस प्लस।
समझ आया कि नहीं? क्या नाम है बेटा उस सर्वर का? स्पाइस प्लस, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेट कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। जो स्पाइस प्लस है बेटा, इसने रिप्लेस किया है ओल्ड एग्जिस्टिंग वर्जन ऑफ स्पाइस। पहले बेटा आपका स्पाइस था, उसको इसने रिप्लेस किया है। क्लियर है कि नहीं? अब तो ध्यान समझिएगा, अब स्पाइस प्लस लाया क्यों गया? देखो बेटा, स्पाइस प्लस में बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो पहले नहीं थे। समझ आया कि नहीं आया? अब एक चीज तुम लोग क्लियर समझना, अब स्पाइस प्लस के क्या क्या ऐसे गुण होते हैं, ऐसे क्या क्या फीचर्स होते हैं जो तुम लोग को समझना पड़ेगा। देखो, अब जो स्पाइस प्लस है ना बेटा, आप लोग का ऑफर करता है बकेट्स ऑफ द सर्विस, जो रहता है बेटा 11 टाइप्स ऑफ द सर्विसेज। ओके, जो आप लोग का स्पाइस प्लस है बेटा, जो 11 टाइप्स ऑफ द सर्विस आप लोग के इंक्लूड करता है, जिसमें कि ध्यान समझिएगा 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है और बेटा 3 स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। ध्यान समझिएगा, स्पाइस प्लस में 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है और 3 स्टेट गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है। कौन कौन सी गवर्नमेंट? ध्यान समझिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहले बेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये 3 ऐसे डिपार्टमेंट है बेटा जो स्पाइस प्लस को इंकॉर्पोरेट करने में इन्वॉल्व है। अब 3 स्टेट गवर्नमेंट आप लोग कौन कौन से आता है? एक आता है बेटा आप लोग का महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व है इसमें। दूसरा बेटा आपका कर्नाटका, एंड तीसरा है बेटा आप लोग का वेस्ट बंगाल। मतलब ध्यान समझिएगा, तो 11 सर्विस ऑफर करता है बेटा, जिसमें 3 इस सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है खुद, जो एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है बेटा, एक आप लोग का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और इधर से महाराष्ट्र हो गया आप लोग का, कर्नाटका हो गया और वेस्ट बंगाल, ये सब चीज इन्वॉल्व है। अब ध्यान समझिएगा, अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में। ओके, अब स्पाइस प्लस का फीचर्स क्या क्या होता है? ओके, फीचर्स ऑफ स्पाइस प्लस। अब स्पाइस प्लस क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो ध्यान समझिएगा, जो आप लोग का स्पाइस प्लस है बेटा, ये पहले तो इंटीग्रेटेड वेब सर्वर है। ओके, सबसे पहला ये क्या है बेटा आप लोग का? इंटीग्रेटेड वेब सर्वर है। ओके, ये जो बेटा आपको 2 तरीके के सर्विस प्रोवाइड करता है, 2 पार्ट में। ठीक है, एक है आप लोग का पार्ट ए और दूसरा है आप लोग का पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए आप लोगों को समझाता है बेटा नेम रिजर्वेशन के बारे में, और पार्ट बी आपका बकेट ऑफ द सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, जो आप लोग का पार्ट ए है वो आप लोग को प्रोवाइड करता है बेटा नेम रिजर्वेशन के बारे में, और पार्ट बी आप लोग को प्रोवाइड करता है बेटा बकेट ऑफ सर्विसेज। समझ आया कि नहीं? आपके बहुत सारे लिस्टेड है बेटा सर्विस, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल देना चाहूंगा, ध्यान समझिएगा, जैसे कि पैन 10 ESI, या तो आपको EPFO, या तो सोन एक्सेट्रा कुछ कुछ और बेटा, पेन के 10 के साथ आपका डीन भी आता है। समझ आया कि नहीं आया? ये सब प्रोसेस भी बेटा ये प्रोवाइड करता है। उसी कारण बेटा स्पाइस प्लस के आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्लियर है कि नहीं? अब एक चीज ध्यान समझिएगा, अब प्रोसेस कैसे होता है। अब अगर आप किसी भी पर्सन को, अगर कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट करना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, ध्यान समझिएगा। अब मैं बात करने वाला हूं आप लोग का प्रोसेस, प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग। अब क्या क्या प्रोसेस होने वाला बेटा इनकॉर्पोरेट, ध्यान समझिएगा। पार्ट 1 आप लोग का ये बोलता है, सबसे पहला सिनेरियो, आप चाहे तो पहले पार्ट 1 को फिल कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? क्या बोला मैंने? अब चाहे तो बेटा पहले पार्ट 1 को फिल कर सकते हैं। ओके, और या तो आप चाहे तो दोनों पार्ट को एक साथ फिल कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? तो इसको बोलते हैं आइदर फाइल पार्ट ए फर्स्ट, देन पार्ट
बी, और या तो फाइल बोथ पार्ट, अब चाहो तो दोनों पार्ट को साथ में फाइल कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? अब देखिए, पार्ट है आपका नेम रिजर्वेशन का बेटा, और पार्ट भी आप लोगों किस चीज का, बकेट ऑफ द सर्विसेज के लिए। अब ध्यान समझना, टू क्या बोलता है, इफ पार्ट ए इज फाइल्ड फर्स्ट, अगर आपने बेटा पार्ट ए को पहले फाइल किया तो इस केस में पार्ट बी विल ओनली enable when part A is approved। समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा इस केस में पार्ट ए अगर आप सेपरेटली फाइल करते हो तो पार्ट बी तभी अनेबल होगा बेटा जब आप लोग का पार्ट ए अप्रूव हो जाएगा, मतलब नाम आपका अप्रूव हो जाएगा, तभी आप लोग का पार्ट जो बेटा आप लोग का पार्ट बी अनेबल होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा हम लोग अभी स्पाइस प्लस के प्रोसेस को समझ रहे हैं कि आप इंकॉर्पोरेट करेंगे स्पाइस प्लस में, वो क्या क्या काम पड़ने वाला है। अब देखो, जितना भी चीज फाइल होगा, ठीक है, ऑल कंप्लीटली फाइल्ड, जो कंप्लीटली फाइल्ड होगा बेटा वो कन्वर्ट होगा आपके पीडीएफ में, और जिस टाइम पे पीडीएफ कन्वर्ट हो जाएगा बेटा उसके बाद आपको अफिक्स करना पड़ेगा डीएससी को। डीएससी मतलब बेटा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ आप लोग को अफिक्स करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? फिर उसके बाद ये बोला जाता है कि इस स्पाइस प्लस के सर्वर में बेटा चेंजेस और मॉडिफिकेशन अलाउ है। अब चाहो तो चेंजेस और मॉडिफिकेशन कर सकते हो समय रहते तक। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, अब एक चीज मैं समझाता हूं। अब कुछ कुछ यहां पास बेटा कंपलसरी लाया गया है। अब जैसे कि आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसको बेटा नए कंपनी को लेना मैंडेटरी कर दिया गया बेटा 23 फरवरी 2020 से। तो ध्यान समझिएगा, 23 फरवरी 2020 से जो न्यू कंपनी है उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, उनको ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रेशन लेना। समझ आया कि नहीं आया? तो 23/2/2020 से बेटा कंपलसरी कर दिया गया। और साथ ही साथ कोई भी अगर कंपनी बिलोंग करता है बेटा महाराष्ट्र से, तो बेटा उनको स्टेट के साथ प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? और एक चीज स्पेसिफाइड किया बेटा स्पाइस प्लस आने के बाद, अगर आपको कोई भी न्यू बैंक अकाउंट अगर ओपन करना है तो बेटा इस केस में आप एक वेब सर्वर यूज करेंगे। आप एक वेब सर्वर यूज करेंगे, उस वेब सर्वर का नाम रहेगा बेटा एजाइल प्रो। समझ आया कि नहीं आया? उस वेब सर्वर का नाम रहेगा आपका एजाइल प्रो। आपको इस वेब सर्वर को यूज करना पड़ेगा बेटा अगर आप नया बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो। बेटा तो ये सब चीज आप लोग का डिस्कशन हुआ कि किस तरीके क्या आप लोग का कंपनी होता है, टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होता है, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होता है, एंड सो ऑन, एमओए एंड एओए। तो बेटा इतना तुम्हारे सेटिंग अप बिजनेस का बेटा पार्ट 2 मतलब चैप्टर 2 आप लोग का कॉर्पोरेट एंटिटी खत्म होता है। तो बेटा बने रहिए और फर्दर रिवीजन के लिए जितना इमीडिएटली हो सके बेटा हम आप यहाँ पास आप लोग का रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे। क्लियर है कि नहीं? ओके, थैंक यू। अच्छा।